हेलो बच्चों। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.4 है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं कि जो कि हमारी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। वहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स अपने बना सकते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं 1.4 फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेटा वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है ये समझाना है। और सेकंड पार्ट है व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। और सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हम लार्ज स्केल एक बड़े लेवल पर चार्ज को हम देख रहे हैं तो तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो क्यों नहीं करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं और हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें चार्ज की तो बेटा चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं, स्टार्टिंग की बात करूं बेटा, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये दोनों न्यूट्रल होंगे, है ना। स्टार्टिंग में दोनों क्या होंगे बेटा, ये न्यूट्रल होंगे। मतलब इस ए के ऊपर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही इसके पास भी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल फेज में अपना कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक। अच्छा, अब हम ये समझते हैं, ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जब इस तरह से है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा है, दोनों हमारे कैसे हैं बेटा, न्यूट्रल है। अब जैसे हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में रफ कराया, हमने रफ किया तो क्या होगा बेटा, रफ करने से फ्रिक्शन, घर्षण उत्पन्न होगा। और उस घर्षण से, उस फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच गए, ऑब्जेक्ट बी के अंदर मूव कर गए, है ना। ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर गए हैं, ऑब्जेक्ट बी के अंदर कर गए। मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर कहाँ पहुंच गए हैं, बी में पहुंच गए हैं। तो आप ये बताइए कि जब ऐसा हमने किया तो अब क्या होगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए इस वाली बॉडी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो इस बार क्या होगा यहाँ पर कि जो प्रोटॉन होंगे आपके वो ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट ए के ऊपर आपका किस प्रकार का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर आपका चार्ज पॉजिटिव जो है और इस बॉडी के ऊपर चार्ज आपका निगेटिव जो है, ये प्रोड्यूस कैसे हुआ है, तो ये हुआ है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। ये चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बेटा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस बॉडी पर जो ए बॉडी है, इस पर कितना चार्ज आया, तो हम कहेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया है। और इस बॉडी ने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, ग्रहण किए हैं, तो इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर निगेटिव चार्ज आया है। तो इसका मतलब सारा खेल किसका है, सारा खेल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, है ना। सारा खेल किसका है बेटा, सारा खेल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सारा खेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे यही किसको डिसाइड कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ये हमारे डिसाइड कर रहे हैं चार्ज को, है ना। चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर चार्ज निकालना है ना, चार्ज निकालना है तो चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे जो चार्ज बराबर होगा, अगर चार्ज निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, तो वन ही होगा। और
उस ऑब्जेक्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो आप कहोगे उसके ऊपर चार्ज 2e होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन 3 निकले हैं तो आप कहोगे उसके ऊपर चार्ज 3e होगा, है ना? इस प्रकार से आप कहोगे। 4, 5 ऐसे चलते-चलते अगर मान लीजिए उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा बेटा? ne इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं, चार्ज को हम Q सिंबल से डिनोट कर दें तो Q इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा? Ne आ जाएगा। ठीक है, Q इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास? Ne। Q क्या है? चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है बेटा? ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू है। और इसी को हम जो E है इसको बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि यही सब चार्ज को उत्पन्न कर रहा है। इसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, ई को। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? और एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे हैं तो वहां पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो प्लस और माइनस का बस साइन इसी चीज को यहाँ पर क्या करता है? बताता है। क्लियर है? तो कोई भी जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज में n की मल्टीप्लाई करने से बनना है। और n क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन तो एक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो 3 होगा। इसका मतलब ये है क्या? ये है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पहाड़ा बनना है ना? एक टेबल तो बन गया ना, e की मल्टीप्लाई 1 में, e की मल्टीप्लाई 2 में, e की मल्टीप्लाई 3 में। तो क्या हुआ? इसी को बोलते हैं बेटा हम इंटीग्रल मल्टीपल, है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल। तो कोई भी जो चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इसी चीज को बेटा, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो एक फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज का मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल ऑफ चार्ज कहते हैं। क्लियर है? आइए इस वाली बात को हम लिख लेते हैं, है ना? तो बेटा कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? तो वो होगा बेटा Q इक्वल Ne, है ना? Q इक्वल कितना होगा? वो Ne होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। तो इस वाली बात को हम क्या लिखेंगे कि ऑल द चार्जेस आर इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल integral multiples of fundamental चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, इसको बेटा किससे करते हैं डिनोट? हम ई से करते हैं, तो ब्रैकेट में ई लिख सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो आई होप सो कि आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनों के निकलने से या इलेक्ट्रॉनों के उसके अंदर जाने से बनेगा। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉनों के निकलना या इलेक्ट्रॉनों का वहां से आ जाना। ठीक है, तो इससे आपका क्या उत्पन्न होता है बेटा? चार्ज बनता है किसी बॉडी के ऊपर। अब वो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होगा उसकी मल्टीप्लाई अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? चार्ज निकलेगा। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो बेसिकली किससे रिलेशन में है? वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सारा खेल किसका है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। और उन्हीं के मल्टीपल इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब बेटा बी पार्ट को देखते हैं। अब ये यहाँ पर एक बात हुई है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या है ना? अगर हम बात करें
मैक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक को हम बोलते हैं बेटा लार्ज, लार्ज स्केल, है ना, इसका मतलब ये हो। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है लार्ज स्केल, लार्ज स्केल का मतलब अगर हम चार्ज को बड़े अमाउंट में देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास आपके हाथ पर कुछ चीनी के दाने हो, जैसे ये ना, ये 4-5 दाने आपके हाथ पर है। तो ये 4-5 दाने जो आपके हाथ पर है ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब आप इनको गिन सकते हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके हाथ पर कितनी चीनी है, तो आप बोलोगे मेरे पास 5 चीनी के दाने हैं। क्लियर है इतनी बात। लेकिन अगर आपके पास पूरी बोरी हो, है ना, पूरी एक बड़ा बैग हो, जिसके अंदर आपके पास क्या हो, इसके अंदर पूरे बैग के अंदर चीनी भरी हो। क्लियर है इतनी बात। तो ये अमाउंट काफी ज्यादा है। इसमें पूरे में क्या है बेटा, आपके पास शुगर है, शुगर है, चीनी है। तो इसमें बेटा बहुत सारे दाने होंगे, करोड़ों दाने होंगे, है ना। अगर एक या दो दाने इसमें से निकल भी जाएंगे या इसके अंदर आ जाएंगे, तो इस पूरी चीनी के पूरे अमाउंट पर, पूरे मास पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके हाथ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, 5 ही तो चीनी के दाने थे, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या नाम आ रहा है अभी, अगर आपके हाथ से एक चीनी का दाना बाहर निकल जाए तो हाँ, आपके आंसर में फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे कि मेरे पास अब 4 दाने चीनी के बचे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आप माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे लेवल पर देख रहे हैं, है ना, छोटे लेवल पर अगर आप देख रहे हैं, बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप देख रहे हैं, तो एक चीनी के दाने के निकलने से भी आपको असर पड़ रहा है। लेकिन आप एक बड़ी बोरी की बात कर रहे हैं, उसमें से एक दो इलेक्ट्रॉन निकल भी जा रहे हैं, तो कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सेम बेटा यही जो कंडीशन होती है ना, वो चार्ज के साथ होती है ना। अब अगर हम बात करें डेली लाइफ के अंदर, हम डेली लाइफ के अंदर जो चार्ज से डील करते हैं, वो लगभग हम कुलाम में भी नहीं करते, कुलाम में छोटे में करते हैं, और वो हम माइक्रो कुलाम में करते हैं। अगर हम बात करें कि डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में बेटा जो हम चार्ज से डील करते हैं, वो चार्ज बेटा आपका लगभग 1 माइक्रो कुलाम या इससे ज्यादा होता है, माइक्रो कुलाम में होता है। और 1 माइक्रो कुलाम की अगर मैं बात करूं बेटा, कि 1 माइक्रो कुलाम में भी अगर 1 माइक्रो कुलाम आपके पास चार्ज है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास भी लगभग आपके 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन चले जाने से या आ जाने से इस चार्ज के ऊपर बेसिकली कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 माइक्रो कुलाम चार्ज भी 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये एक बड़े लेवल का चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3 या 10 या 12 इलेक्ट्रॉन के जाने या आने को नहीं देख रहे हैं। यहाँ 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉनों को डील कर रहे हैं एक साथ। तो एक या दो इलेक्ट्रॉनों के चले जाने या आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम इतने बड़े स्केल पर चार्ज को देखते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमें फिर इतना कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि एक या दो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या चले जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करने का मतलब ये है, फिर वहां पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को नहीं देखते हैं, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कोई विशेष रोल अदा नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका मतलब होता है। तो आइए चीज को हम लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्या लिखा है यहाँ पर, इन मैक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विद द चार्जेस विच इज सो वास्ट। जो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर जो डील करते हैं चार्ज से, वो चार्ज बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है ना। सो वास्ट द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव चार्ज वैल्यू इज नोटिसेबल स्मॉल, कि दो सक्सेसिव चार्ज वैल्यू के बीच की जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो बहुत ही छोटा होता है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि एक माइक्रो कुलाम चार्ज में 6 लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब इसमें से बच्चों अगर हम बात करें, अगर इसमें से हम बात करते हैं एक या दो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से, ठीक है, तो इतना बड़ा कोई इसके ऊपर अंतर नहीं आएगा, है ना। तो बस यही वाली बात यहाँ पर लिखी गई है। फिर आगे लिखा है, एज ए रिजल्ट
द चार्ज कैन बी ट्रीटेड एज बीइंग कंटिन्यूअस। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वांटाइजेशन चार्ज को ना मानकर हम ये मानते हैं कि चार्ज हमारा कैसा है बेटा, कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1e होगा चार्ज एक बॉडी के ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2e इलेक्ट्रॉन निकलने से 2e चार्ज बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से 3e चार्ज एक बॉडी के ऊपर बनेगा। यहाँ पर 2.5 ढाई या 3.5 या 4.5 ई इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं बन सकता है, इस वाली बात को ये किया गया है। लेकिन अगर बड़े लेवल पर देख रहे हैं तो एक या दो चार्ज के निकलने से, ये चले जाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वहां पर हम चार्ज को कंटिन्यूस मान लेते हैं, सतत मान लेते हैं, ना कि उसको हम क्या मानते हैं, डिस्क्रीट नहीं मानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।